चलो सुनो, he started with reconciliation. The last में देखो स्टॉक में ना total there are 6 varieties. How many? 6 varieties. I told you in the inventories chapter. Overall there are how many varieties? 6. 6 varieties है. अभी 6 varieties में तीसरा चल रहा है. कैसा तीसरा? एक तो हमने किया FIFO वाला, परपेचुअल पीरियोडिक वो आया. फिर हमने किया एक एडजस्टेड सेलिंग प्राइस, याद है? रिटेल मेथड लास्ट लेक्चर करवाया था. रिटेल एडजस्टेड सेलिंग प्राइस जिसमें क्लोजिंग स्टॉक इज एट सेलिंग प्राइस. और फिर हमने फेक जीपी ढूंढा था और फेक जीपी की मदद से मार्जिन ढूंढा था. जीपी अपॉन सेल्स प्लस स्टॉक किया, याद आया? दैट वाज एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड. फिर तीसरा हमने चालू किया रिकंसिलिएशन, है ना? तो रिकंसिलिएशन का हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया था कुछ, जिसमें आप 2 क्वेश्चन पूछते हो. आर यू द ओनर ऑन योर एंड एंड आर द गुड्स इंक्लूडेड इन फिजिकल स्टॉक. चलो उसी पे आज कंटिन्यू करते हैं. All of you look at sum number 21, page 147. 21, page 147. 21. चलो 21 बड़ा सर गर्मी हो रहा है आएगा चलो सुनो देखो determine the value of stock to be taken in the balance sheet of Bharat Limited, whatever, as at 31st March 01. From the following information, the stock was physically verified on 24th March and it was valued at 4 lakhs. तो भाई ने stock taking कब किया है? Which date did he take the stock? 24th March. The value कितना आया उसका? 4 लाख. Can you see that? मिला? 4 लाख आया. After stock taking, the following transaction had taken place till 31st of March. ध्यान दो इधर. तो अपने को 24th मार्च से जाना है 31st मार्च पे, बराबर है? Now
Purchases were 2 lakhs, out of which 20% of the goods were returned. Purchases were 2 lakhs, out of which 20% were returned. उसको अलग करते हैं, तो 160 हुआ. 160 are normal purchase, जिसका इनवॉइस और माल दोनों 24 और 31 के बीच में आया है. कुछ नहीं दिया है पॉलिसी का, तो भी assume first come first serve. तो बताओ 160 का क्या सीन परचेज? Are we the owner on 31st? Yes. Were the goods in the stock on 24th? No. So plus हो जाएगा. So add purchases 1,60,000. Add purchases 1,60,000. अब दिया हुआ है कि 20% गुड्स में रिटर्न, मतलब खरीदा भी और रिटर्न भी कर दिया. तो इसमें क्या कर देने का? प्लस माइनस. वो 40,000 बेसिकली इसमें ऐड करके आप 2 लाख भी दिखा सकते हो. सो प्लस परचेजेस 40 और माइनस परचेज रिटर्न्स 40 प्लस हाँ दैट्स व्हाट आई सेड. इसको आप सीधा 2 लाख बना सकते हो. परचेज में 2 लाख और रिटर्न्स में 40, ऐसे भी दिखा सकते हो. सिर्फ 1,60,000 नहीं लिख सकते. नहीं, परचेज और रिटर्न्स दोनों दिखाना पड़ेगा. एक्चुअली इग्नोर किया तो नोट में चलता है, बट वी हैव सीन इन लास्ट 3-4 इयर्स आईसीए फॉलो नहीं कर रहे, तो मत करो. ओके, परचेज भी दिखाओ और रिटर्न्स भी दिखाओ, दोनों दिखाओ प्रेजेंटेशन के. आपको मैंने बताया था, याद है 2 विंडो के बीच में परचेज रिटर्न है प्लस माइनस, सेल्स रिटर्न है प्लस माइनस, परचेज और सेल है तो भी प्लस माइनस, दोनों दिखाओ. देन sales of goods units 2 lakh rupees, out of which 20% of the goods were returned by the customer. Same है, तो 1,60,000 अलग कर लो पहले, बराबर, और 20% गुड्स रिटर्न है. तो 1,60,000 है ना, वो आपका सेल वैल्यू है. 1,60,000 इज द सेल वैल्यू. तो बेसिकली क्या है, 160 और 40 को अलग भी कर सकते हैं, या पूरा 2 लाख और फिर 40 ले लो. क्या बोला? 1,60,000 सेल है, 1,60,000 सेल है. आर यू द ओनर ऑफ दीज गुड्स ऑन 31st? 24 और 31st के बीच में बेचा. आर यू द ओनर ऑन 31st? आर द गुड्स इन स्टॉक ऑन 23rd? तो माइनस 160 माइनस होएगा. हेलो, और जो 40 है वो माइनस और प्लस दोनों होएगा. तो इंस्टेड ऑफ 160 एंड 40 में सब्ट्रैक्ट सीधा 2 लाख कर सकता हूँ और 40 वाला ऐड कर सकता हूँ. बट ये सेलिंग प्राइस, इसका क्या ढूंढने का? कॉस्ट. इसके लिए चाहिए आपको इक्वेशन. लास्ट में दिया गुड्स आर सोल्ड बाय द ट्रेडर एट प्रॉफिट ऑफ 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट. तो कॉस्ट इज 100, प्रॉफिट इज 25, सेलिंग प्राइस इज 125. इफ दिस इज 2 lakhs, व्हाट इज दिस? 1,60,000 आया, मिला? हेलो, मिला क्या? So let's sell at CP. I'll take directly 160. 160 किसका लिया मैंने? सीधा 2 लाख का ले लिया, समझा? और रिटर्न्स भी है. कितना है रिटर्न्स? तो add sales return add CP. सेल्स रिटर्न कितना हुआ है? 40,000. तो 40 into 100 upon 125, 32. ये समझा आपको? तो आपने परचेज ऐड किया, परचेज रिटर्न माइनस सेल्स रिटर्न ऐड. ये चारों आइटम्स क्लियर हुए? ये परचेज समझा? नहीं, परचेज है 2 लाख का था, वैसे 40 रिटर्न किया, उसको अलग है, तो 160 हुआ. 160 का परचेज 24 और 31 के बीच में हुआ. आर यू द ओनर ऑन 31st? Were the goods in stock on 23rd? So you will add 160,000 और 40 जो है वो खरीदा भी और रिटर्न भी कर दिया, तो प्लस माइनस. ऐसा ही सेल का है. सेल का मैंने 160 और 40 अलग अलग नहीं किया, 2 लाख साथ में ले लिया सीधा, समझा? 2 लाख माइनस किया और सेल्स रिटर्न ऐड, प्लस माइनस उसमें ही हो गया. ये माइनस और ये प्लस, माइनस 32 प्लस 32. ये 128 और 32 है. 128 इज द कॉस्ट ऑफ 160 and 32 इज द कॉस्ट ऑफ 40. मैंने सीधा साथ में लिखा 2 लाख. इसको मैंने अलग अलग दिखाया था, इसको मैंने साथ में लिखा. कंफ्यूजन नहीं है ना पक्का?
देखो ध्यान से, देन सेल ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स। अभी नॉर्मली तो सारा सेल साथ में रहता है, लेकिन आपको एक हिंट दिया है पॉइंट नंबर 2 में, दिख रहा है, सेल रिफर टू इन डी इन एफ आर नॉट इंक्लूडेड इन बी अबव, दिख रहा है। तो सारा सेल एक्सक्लूसिव है, अलग अलग है, इंक्लूडेड नहीं है कुछ भी। और डिफेक्टिव वाला तो अलग ही है, नॉर्मल के हिसाब से और डिफेक्टिव के हिसाब से प्राइस ही मैच नहीं हो रहा है, तो डिफेक्टिव वाला भी अलग ही है। सेल ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स 1,80,000 रुपीज at 10% less than the normal selling price. Sale of defective units आपका 1,80,000 रुपए हुआ है। Sale of defective units आपका कितने प्राइस पे हुआ है? 1,80,000 रुपए हुआ है। It is at a price which is 10% less than the normal selling price. तो मतलब normal selling price क्या होगा एक यूनिट्स का? 2 लाख। कैसा? ये 180 पे बेचा है और ये 10% लेस देन नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे बेचा है, तो नॉर्मल सेलिंग प्राइस क्या हुआ? 2 लाख हुआ। व्हाई डू वी नीड नॉर्मल सेलिंग प्राइस? उससे कॉस्ट प्राइस मिलेगा, क्योंकि डिफेक्टिव यूनिट्स है तो ऑब्वियसली ये मार्जिन पे तो नहीं बेचा रहेगा। डिफेक्टिव यूनिट्स 180 पे बेचा है और वो 180 क्या है? 10% लेस देन नॉर्मल सेलिंग प्राइस। तो व्हाट इज योर नॉर्मल सेलिंग प्राइस? 2 लाख। 2 लाख का 180 पे बेचा है, 2 लाख का सेलिंग प्राइस था, एक्चुअली बेचना पड़ा 180 में, तो नॉर्मल सेलिंग प्राइस मिल गया 2 लाख। तो वहां से कॉस्ट मिल सकता है, इसी में क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ये डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव गुड्स है, ये सेल्स रिटर्न है, ये सेल्स है नॉर्मल, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपको कॉस्ट कितना मिल रहा है? 1,60,000। और ये भी सेल ही है ना, डिफेक्टिव तो डिफेक्टिव सेल ही है, तो क्या होगा? प्लस की माइनस सेल ऑफ डिफेक्टिव गुड्स। सेल ऑफ डिफेक्टिव गुड्स कितना लेके? 1,60,000। अपने को तो कॉस्ट ही लेना है हर जगह पे। बात समझ आई? जो नॉर्मल सेल है वो नॉर्मल प्रॉफिट पे होता है। डिफेक्टिव का प्राइस थोड़ा कम था, कितना कम था? बाय 10%। 2 लाख का 10% सब्ट्रैक्ट किया तो 180 आता है, तो 2 लाख नॉर्मल सेलिंग प्राइस था, वहां से कॉस्ट मिल गया। What if the selling price of defective goods would have been 25% less than the normal selling price? 25% लेस होता तो ये कितना होता? 180। अगर 25% कम प्राइस पे बेचा होता तो what would have been the normal selling price? ऐसा मिलता। अगर 100 रुपया नॉर्मल सेलिंग प्राइस है और डिफेक्टिव का 25% कम है, तो ये 75 हुआ। ये अगर 180 है तो ये 2,40,000 ना। 2,40,000 से आपको कॉस्ट ढूंढना तो ढूंढ सकते हो। इधर क्या बोला है? नॉर्मल सेलिंग प्राइस अगर 100 है तो डिफेक्टिव गुड्स आर सोल्ड एट 10% लेस, मतलब 90। तो ये अगर 90 is 180, व्हाट इज दिस? 2 लाख। समझा अभी? तो अपने को सेलिंग प्राइस का जरूरत नहीं था, आप लोग को सेलिंग प्राइस का यूज किसके लिए था? टू फाइंड आउट द कॉस्ट, फाइंड आउट द कॉस्ट। 180 वाज द अबनॉर्मल सेलिंग प्राइस। 180 को ये इक्वेशन पे डाल सकता हूं? नहीं। 180 इज डिफेक्टिव ना, तो ये 100 + 25 में नहीं बैठेगा, उसका मार्जिन अलग रहता है। इसके लिए पहले नॉर्मल सेलिंग प्राइस ढूंढा, नॉर्मल सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस ढूंढा। बेसिकली आपने 160 का गुड्स 180 में बेचा था क्योंकि वो डिफेक्टिव था। समझा? हेलो, नॉर्मली बिजनेस 160 का गुड्स 2 लाख में बेचता है, बट क्योंकि वो डिफेक्टिव था तो इसलिए 160 का 180 में बेचा, 10% कम कर। है दिमाग? ये लोग then on 26th March goods of sale value 2 lakhs were sent on sale or return basis to the customer, the period of approval being 2 weeks। 2 week का अप्रूवल है। He returned 20% of the goods and approved 80% of the remaining goods on 31st March। आपने 2 लाख का गुड्स सेंड किया था सेल और रिटर्न पे, उसमें से 80% अप्रूव हुआ है, 20% रिटर्न हुआ है, तो कैन आई स्प्लिट इट सेपरेटली? What is that 80? That is sales, and what is that 20? Return। तो I think it is same as this। ऐसा सोचो ना, 2 लाख का सेल किया और 20% रिटर्न हुआ। 2 वीक तो
पीरियड ऑफ अप्रूवल दिया है 2। भेजा कब है? भेजा कब है? भेजा कब है ये गुड्स? 26 मार्च दिया है ना? 26 मार्च दिया है, 26 मार्च को भेजा है, नहीं तो 24 और 31 के बीच में भेजा है। हेलो, अभी 24 और 31 के बीच में भेजा है, 26 को भेजा है। कितने का भेजा है? 2 लाख। 80% अप्रूव हो गया ऑन 31 मार्च। अप्रूव हो गया मतलब वो क्या है? 160 का सेल हो गया, 160 का सेल हो गया, 40 का रिटर्न हो गया। तो ये इसके जैसे ही हुआ ना, 160 का सोल्ड एंड 40 का सोल्ड एंड रिटर्न, बेचा भी और रिटर्न भी आ गया। हेलो, नहीं हम 2 लाख का गुड्स आपने अप्रूवल पे भेजा, तब आपने सेल का एंट्री मार दिया होगा फुल 2 लाख। उसमें से 80% अप्रूव हुआ, 20% रिजेक्ट हुआ। तो लेट अस डिवाइड इट। तो 2 लाख में से सेल और रिटर्न, 2 लाख में से आप डिवाइड कर दो, ये सोल्ड, ये रिटर्न। तो 1,60,000 का सोल्ड है, 40,000 का रिटर्न है। तो 1,60,000 is sales, this is normal। 1,60,000 का देख लो। Are you the owner of these goods on 31st? सेल्स है तो नहीं है, ओनर तो नहीं है। आर द गुड्स इंक्लूडेड इन स्टॉक? यस, तो माइनस होगा। ये नॉर्मल सेल ही है, ये कैसे माइनस किया? ये भी माइनस ही करना है। बट व्हाट अबाउट दिस रिटर्न का मतलब ये सेल भी है और रिटर्न भी है, तो क्या करने का? प्लस माइनस। तो एक्चुअली ये दोनों और एसओआर सेम ही है, ये दोनों और एसओआर सेम ही है। उसमें ऊपर देखो ना, सेल 2 लाख का सेल था, 20% रिटर्न हुआ। ये भी 2 लाख का सेल था, 20% रिटर्न हुआ। Instead of taking this sale and this sale separately, I can merge it, right? नहीं समझा? 2 लाख 160 का सेल अलग लूं, 40 का सेल अलग लूं। इससे अच्छा 2 लाख का सेल ले लो और 40 का रिटर्न ले लो। बट प्राइस लेना है सीपी, सीपी भी तो है अपने पास, यही होगा ना। तो लेस सेल और रिटर्न का सेल at CP, सेल और रिटर्न का सेल at CP is 1,60,000 और at सेल और रिटर्न का रिटर्न at CP, सेल और रिटर्न का रिटर्न at CP, this is 32,000। Is this clear? हाँ, -128 -32 +32 वही है। सर लेकिन अभी इसमें वो कौन से भी लगेंगे लास्ट? अभी कौन से 24 को स्टॉक काउंटिंग हो रहा है, तो उस दिन वो कॉल करके पूछेगा कि रख रहा है कि, तो मतलब 24 को नहीं करेगा, 21 को ही करेगा। 31 तक तो आ चुका है। हाँ, मतलब 24 को करेगा कि 31 योर है, हमेशा योर है। फिजिकली उसके पास था, अगर जवाब ना दिया हो तो भी इसमें आंसर सेम ही आएगा। फिजिकली उसके पास है, ओनर तो हम ही है। ये तो एक्चुअली आएगा, ओनर तो हम ही है, फिजिकली भी। बट अगर सुनो, इसमें सेल और रिटर्न में क्या था? 160 वाला सेल हुआ, 40 वाला सेल और रिटर्न हो, बराबर? सेल भी हुआ, वापस भी आ गया। What if 160 वाला सेल होता और 40 का जवाब नहीं आता? तो भी वही कर, तो भी यही कर, सेल भी हुआ और रिटर्न भी हो, भले फिजिकली उसके पास है, ओनर तो हम ही है। समझ में आया? सेल हुआ, रिटर्न आ गया, तो भी यही करना है, माइनस प्लस। सेल हुआ और जवाब नहीं आया, तो भी यही करना, सेम ही करना। गाड़ी बोलिए, अभी रुको 1 मिनट, ये वाला यहाँ तक क्लियर है? अभी आगे बढ़ो। On 27 March, goods of the sale value 2 lakh were sent on consignment basis. 80% of these goods have been sold till 31st March. अभी consignment का देखो, consignment का, consignment
कितना माल भेजा? हाँ 2 लाख, हेलो 1,60,000 का क्या हो गया? बराबर है 40 का अनसोल्ड है। कंसाइनमेंट मतलब क्या? वी आर द ओनर्स, एजेंट को भेजा है, एजेंट को 2 लाख का माल भेजा बेटा, एजेंट को 2 लाख का माल भेजा। आर यू विद मी? सुनो अभी ध्यान से, 160 का माल बिक गया, दिस इज नॉर्मल सेल। 21 के बीच में बिक गया, आपने बेचा कि एजेंट ने खुद बेचा? बेचा तो है। आर यू द ओनर ऑन 31st? नो। आर द गुड्स इन स्टॉक? यस। माइनस कितना माइनस होगा? 160 नहीं, इसका कॉस्ट अभी ढूंढा था 1 लाख। इधर लिख लो 1,60,000 इज कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट का कॉस्ट कितना है? 1,28,000। इधर माइनस सेल ऑन कंसाइनमेंट, सेल ऑन कंसाइनमेंट एट सीपी माइनस 1,28,000। यस, हेलो। सोल्ड गुड्स 1,60,000, समझ में आया? सोल्ड गुड्स 1,60,000 है माइनस। व्हाट अबाउट दीज? ये अनसोल्ड पड़ा हुआ है, अनसोल्ड पड़ा हुआ है, अनसोल्ड पड़ा हुआ है। कितने का है? 40,000 का है, अनसोल्ड पड़ा हुआ है। ओके, मुझे बताओ, आर यू द ओनर ऑफ दीज गुड्स ऑन योर एंड? Yes. व्हाई? बेचा नहीं है तो हम ही ओनर है। Yes, we are the owners, right? अच्छा, are the goods included in physical inventory on 24th? Yes. 28 को क्योंकि 28 को सेंड किया है। आपने भेजा कब? 1 सेकेंड। 160 समझा? 160 is sale. 160 is sale. 27, 28, whenever you have sent and it is sold till 31st March. Are you the owner of these goods on 31st March? No. Were the goods in the stock on 23rd? Yes, because उसके बाद सेंड किया, तो ये माइनस हो जाएगा। 40,000 का ये जो गुड्स है, ये भी इसके साथ ही गया था, 28 मार्च को ही गया था, तो 23rd मार्च को तो स्टॉक में था, 28 मार्च को डिस्पैच हुआ है, बट बिका नहीं है। Are you the owner of these goods on your end? Yes. You know? Yes. उसके पास हो कि अपने पास? ओनर तो हम ही है। Are the goods in the physical inventory on 23rd? अगर 23rd से पहले डिस्पैच हो चुका होता ना तो ऐड करना पड़ता। 23rd के स्टॉक में था और 31st को हम ओनर हैं, 23rd के स्टॉक को लेके ही 31st का स्टॉक ढूंढा जा रहा है, तो यहाँ पर था और ओनर भी है, उसको टच करने की आवश्यकता, तो ये जाएगा आपका नोट में, ये जाएगा आपका नोट में। ओके, एक बार और हमने कंसाइनमेंट वाला स्टॉक देखा था, दैट वाज इन सम नंबर, 2-3 बार देखा है। देखो 22nd में भी था कंसाइनमेंट गुड्स बी पॉइंट, और एक तो सम में था 20, इसमें भी था 10th सम में भी था कंसाइनमेंट, लेकिन उन सारे सम में आप देखोगे ना मैंने ऐड किया और इसमें मैंने नोट में डाला है, फर्क है। हाँ, उन सारे प्रॉब्लम्स में कंसाइनमेंट स्टॉक 23rd से पहले जा चुका था, इसमें 23rd के बाद निकला है, फर्क समझा? Got it? इसमें हम ओनर भी हैं और माल भी पड़ा था, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 23rd से पहले समझो कंसाइनमेंट में बेच दिया होता, ये 40 है ना, 23rd से पहले ही बेच दिया होता, तो आर यू द ओनर? बिका नहीं है। आर यू द ओनर ऑन 31st? यस, बट आर द गुड्स इन स्टॉक ऑन 23rd? नो। अगर 23rd से पहले बिका भेजा होता तो फिर ऐड करना पड़ता। ओके, यहाँ पे ऐड करना है कि नहीं करना है? नहीं करना है। गया भेजे में, क्यों नहीं करना है? क्यों नहीं करना है? आर यू द ओनर? वेयर द गुड्स इन स्टॉक? Then 28th March goods costing 2 lakhs were received on sale on consignment basis. अब माल आया है, परचेज नहीं, हम एजेंट है, आया है, माल आया है, हम एजेंट है, रिसीव्ड ऑन कंसाइनमेंट मतलब हम एजेंट है,
हम कंसाइन नहीं है। ओ भाई, कंसाइनमेंट में माल आया है ना, मतलब हम एजेंट है, परचेजर नहीं है, बायर नहीं है। ओके, हम एजेंट है। Were received on sale, 80% of these goods had been sold till 31st March. अब देखो, जो 28 मार्च को गुड्स आया 2 लाख का, उसमें से 80% सेल हो चुका है। प्लीज फोकस। 80% सेल हो चुका है, मतलब आया भी और गया भी, निकल गया। 80% में कितना होता है? 2 लाख का 80%, 160 आया और निकल गया। 160 आया और निकल गया। कंसाइनमेंट रिसीव टोटल कितना आया था? 2 लाख। 2 लाख में से 80% आया और निकल गया। आर यू लिसनिंग? 80% आया और निकल गया, क्या दिखाओगे? रिसीव्ड एंड सोल्ड। रिसीव्ड एंड नोट में मत डालना, इधर दिखा देने का। रिसीव्ड एंड सोल्ड, तो माइनस एंड प्लस दोनों हो जाएगा। लेस कंसाइनमेंट गुड्स सोल्ड एज एजेंट एंड प्लस कंसाइनमेंट गुड्स रिसीव्ड एज एजेंट। एज एजेंट, हम लोग तो एजेंट है, इधर माल आया भी और निकल भी गया। माइनस 160 प्लस 160, ये गया दिमाग में? क्यों मैंने 160 लिया? इसका सीपी क्यों नहीं लिया? ये अपना सेल नहीं है, तो ये तो अपना कॉस्ट प्राइस ही है, अपने को आया हुआ माल। तो अपने को थोड़ी मार्जिन, उसका मार्जिन अपना मार्जिन थोड़ी सेम रहेगा। अपने को माल आ रहेगा कॉस्ट प्राइस पे। बोलो, क्वेश्चन का आंसर दोनों का नो ही आएगा ना? हाँ हाँ, नो इफेक्ट होना चाहिए। नो इफेक्ट नहीं आएगा, दोनों दिखाने का। आया गया तो दोनों इफेक्ट दिखाने का। माल बॉर्डर के बाहर तो फिर नो इफेक्ट। आइदर दोनों के ओनर हो या दोनों स्टॉक में है, मतलब ओनर स्टॉक है या ओनर स्टॉक नहीं है, तो ओके। यहां तक क्लियर ये वाला? अभी जो 20% माल है वो आया लेकिन बेचा नहीं है। मुझे बताओ, आया लेकिन बेचा नहीं है। आर यू द ओनर ऑन 31st मार्च ऑफ दिस गुड्स? नो, हम तो एजेंट है। वर द गुड्स इन द फिजिकल इन्वेंटरी ऑन 24? ये जाएगा नोट, ये जाएगा नोट। फर्क समझा? इसका और इसका फर्क समझा? ये आया और गया तो दोनों दिखाने का। आगे पड़ा हुआ है, ओनर हम है नहीं है, स्टॉक में थे कि नहीं थे? बोलो, नहीं थे, तो ये जाएगा नोट में। दिस विल गो इन नोट एंड दिस विल गो इन। बस खत्म, दैट्स इट। कर लो फाइनल वैल्यू। 16,000, दैट्स इट। पक्का? ओनरशिप स्टॉक ऑन 31st March. Ownership stock on 31st March is 16,000. Once again, I'll give you 2 minutes. Just go through this sum. Starting से वापस देख लो, सारा पॉइंट्स खुद से समझने का ट्राई करो। इसमें सारा कुछ था, परचेज भी था, सेल भी था, अबनॉर्मल भी था, कंसाइनमेंट हमने सेट किया वो भी था, उसने सेट किया ये भी था, एसओआर भी था। ध्यान से पढ़ो, खुद को समझाओ। पूछ रहा है क्या दिमाग में? देखो, नहीं जम रहा है तो पूछो। इसका स्टेटमेंट होमवर्क कर लेना। स्टेटमेंट में यही चीजें लिखनी है, सेम चीजें। पहले पढ़ लो, सब पढ़ लो, 2 मिनट लो, मुझे बताओ कुछ डाउट है तो। देख लो, एक एक आइटम देख लो। अगेन गो थ्रू दिस सम, 2 मिनट्स। इसीलिए पूरा नहीं
बट इफ द गुड्स आर इन फिजिकल स्टॉक ना तो अपने को माइनस करना पड़ेगा. 23rd से पहले आया होता ना तो we would have subtracted those goods. This time we have received between 23rd and 31st. Then it is not a matter of concern. What if the goods were received before 23rd? सोचो 1 लाख का गुड्स आया 23rd से पहले, हाँ तो अभी अनसोल्ड है. Are you the owner on 31st? But are the goods in physical inventory or not? माइनस करना 23rd के स्टॉक को लेके आप 31st का स्टॉक दे. इवन इफ दे आर सोल्ड, निकल गया है बट आया 23rd से पहले, ओनर नहीं है लेकिन स्टॉक में था तो माइनस करना. कोई नोट है, एक किसका है किसका, इसका क्या लिखेगा, ये 40,000 जो हमने भेजा था, we are the owner and the goods are included in physical stock. और इधर we are neither owner nor the goods are included in physical stock. नोट में दे रहा हूँ, पहले सम देख लो. सम क्लियर है पक्का? हाँ नोट में है ना, when we are neither owner nor they are in stock, और we are the owner and the goods are in stock. दोनों yes yes या दोनों जो आया गया उसमें 10%, उसमें भी एक्चुअली नो इफेक्ट ही है बट लिखा नहीं. आया गया परचेज सेल्स सेम टू परचेज सेल्स कंजाइनमेंट स्टॉक आया गया. बोलो डाउट है कोई स्टेटमेंट में? देख लो पढ़ लो, नोट में दे रहा हूँ. नोट आई एम गिविंग यू, दो नोट आएगा इसके पास पड़ा क्या सब क्लियर है? हेलो प्रॉब्लम क्लियर? अभी नोट लिखो सब लोग, राइट डाउन द नोट. इसका लिखो पहले. गुड्स ऑफ सेलिंग प्राइस 40,000 sent on consignment. Goods of selling price 40,000 sent on consignment. Goods of selling price 40,000 sent on consignment will have no effect. Goods
of selling price 40,000 sent on consignment will have no effect as we are the owners and the goods are not included in physical. We are the owners and the goods were included in physical inventory. And we are the owners and the goods were included in physical inventory. We are the owners and goods were included in physical inventory. उसके बाजू में खाली ब्रैकेट में लिखना, कहाँ पे लिखोगे? Goods of SP 40,000 sent on consignment है ना? Sent on consignment के वहाँ पे ब्रैकेट में लिखना unsold. Sent on consignment के ब्रैकेट में लिखना unsold. फिर इसका लिखो goods received on consignment CP 40,000. Goods received on consignment CP 40,000. Goods received on consignment CP 40,000 will have no effect goods received on consignment CP 40,000 lying with us will have no effect. Lying with us will have no effect. Lying with us या unsold लिख सकते हो. Unsold, no effect as we are neither the owner nor the goods are included in physical inventory. As we are neither the owners nor the goods are included in physical inventory. As we are neither the owners nor the goods are included in physical inventory. Look at 25. Statement बना लेना. मार्क स्टेटमेंट का है, नोट का नहीं है यार. स्टेटमेंट में यही चीजें लिखनी है प्लस माइनस और एक्स 25 देखो 25 देखो ध्यान से Bone Limited 25 it's a typical problem. Bone Limited keeps no stocks record but a physical inventory of stock is made at the end of each quarter. बंदा कब करता है स्टॉक का रिकॉर्ड? each quarter and the valuation is taken at cost. The company's year ends on 30th September. बनता year end है भैया का. 30th September is the year end. मिला? And the draft accounts have been prepared on that date. Draft मतलब rough accounts एक बन गया है. The stock inventory taken on 30th September was, however, mislaid, and you have been advised to value the closing stock as on 30th September with the stock figure as on 30th June 06 after taking into account the following consideration. मतलब हाँ अभी विंडो हो गया 3 महीने का, आपका ईयर एंडिंग है 30th सितंबर, उस दिन फाइनल अकाउंट्स बनाना था, उस दिन का स्टॉक चाहिए बट वो गलत है, तो आपको दिया गया है स्टॉक एज ऑन 30th जून क्योंकि क्वार्टरली वो काउंट करता है. तो 30th जून को उसने लास्ट काउंटिंग की थी. 30th जून को स्टॉक कितने का था? 80,000 का. दिख रहा है फर्स्ट लाइन पे दिया है. तो फिजिकल काउंटिंग ऑन 30th जून, फिजिकल काउंटिंग ऑन 30th June was how much? 80,000 rupees. बराबर है. Physical counting on 30th June was 80,000. अब ये 80 की मदद से आपको कभी का ढूंढना है? सितंबर का ढूंढना है. बात वही है. 23rd मार्च से 31st मार्च जाने के लिए 30th जून से 30th सितंबर पे जाना है. 3 महीने का डेटा दिया है. 3 महीने के बीच का परचेज सेल सब देखना. पढ़ो. On 30th June stock sheets showed the following discrepancy. A page total of 5,000 had been carried in the summary as 6,000. तो क्या हो गया? ज्यादा हो गया तो आपको क्या करना है? माइनस करना है. तो less stock overvalued. Stock overvalued as per stock sheet या in stock sheet. This is how much? 1,000. क्योंकि आपने 30th जून का स्टॉक लेके 30th सितंबर का ढूंढना है. बराबर है. तो गलती से ज्यादा बता दिया. The total of a page has been undercasted by 200. So add stock undercasted
as per stock sheet, in stock sheet, this is how much? 200. बराबर छे. अभी गम्मत है. Invoice of purchase entered in the purchase book during the month from July to September. अपने को जुलाई टू सितंबर का ही चाहिए. Invoice of purchase entered in purchase book during the months from July to September totaled 70,000. किसका टोटल 70 है? Invoice of purchase. किसका? Invoice entered in purchase book. Invoice का टोटल 70,000 है. Of this 3,000 related to the goods received prior to 30th June 06. 3,000 का गुड्स 30th जून से पहले आ गया था. तो बाकी गुड्स कब आया होगा? उस टाइम पीरियड के बीच में. अच्छा, इनवॉइसेस, इनवॉइस्ड नहीं है, इनवॉइसेस entered in October 06 relating to goods received in September 06 total 4,000. Invoices entered in October for goods received in September are 4,000. मुझे एक बात बताओ, टोटल इनवॉइस 70,000 थे बिटवीन जून टू सितंबर, बराबर. 70,000 में से 3,000 के गुड्स आ गए थे आपके पहले और इनवॉइस बाद में आए थे. Invoices entered in October were 4,000 for goods received in September. My question is, आपका जो टोटल परचेज है वो तो दिया है 70, बट ये इनवॉइसेस है. ये क्या है? इनवॉइसेस है, बराबर है. इसका अगर हम टुकड़ा करें तो मिलता है, एक तो गुड्स है 3,000 का. ये 3,000 का गुड्स का इनवॉइस कब एंटर हुआ है पता है आपको? जून टू सितंबर के बीच में. लेकिन माल कब आया है? गुड्स कब आया है? इसका गुड्स इसका आ गया है जून में, दिया हुआ है. 3,000 का इनवॉइस आपका एंटर हुआ है कब? जून और सितंबर के बीच में. बट गुड्स कब आ चुका है? जून में. मिला? जुलाई टू सितंबर. जुलाई टू सितंबर में आपका इनवॉइस एंटर हुआ है और गुड्स कब आ चुका है इसका? जून में. 3,000. 4,000 का इनवॉइस कब एंटर हुआ है? अक्टूबर में. तो क्या ये 4 इस 70 का हिस्सा है कि अलग है? Is that 4 included in 70? How? No. How? Yes. जुलाई टू सितंबर में टोटल इनवॉइस कितने एंटर हुए हैं? और वो जो 4 के इनवॉइस है वो इनवॉइस है, वो अगस्त अक्टूबर में एंटर हुआ है. तो वो जो 4,000 के इनवॉइस है वो अक्टूबर में एंटर हुए हैं. तो क्या वो 4 इस 70 का हिस्सा है? परचेज दिया होता ना, परचेज खाली, तो मैं उसके हिसाब से सब इंक्लूड कर लेता. 4 भी इधर, 3 भी इधर और बाकी का बैलेंस ले लेता. नॉर्मल परचेज जो आप हर बार करते हो टुकड़ा टुकड़ा करके. इधर थोड़ा सा केयरफुल रहना है क्योंकि इधर परचेजेस नहीं दिया डायरेक्टली. क्या दिया? परचेज इनवॉइसेस. परचेज इनवॉइस टोटल कितने थे? 70,000. बिल्स थे 70,000 के. जुलाई और सितंबर के बीच में कितने बिल्स एंटर हुए हैं? 70,000. उसमें से 3,000 के हैं बिटवीन जुलाई टू सितंबर. 3,000 के बिटवीन जुलाई टू सितंबर गुड्स आ गए जून में. और बाकी इनवॉइस कब एंटर किया? अक्टूबर में. तो कैन दैट 4,000 बी अ पार्ट ऑफ दैट 70,000? पॉसिबल ही नहीं है. तो 4,000 अलग ही है. 4,000 अलग ही है. परचेज ऑफ 4,000 अलग लेने का. 4,000 का इनवॉइस कब एंटर हुआ है? अक्टूबर में. और गुड्स कब डिलीवर हुआ है? सितंबर में. अच्छा, तो इसमें से बचा कितना? 67,000. इसका इनवॉइस कब आया होगा? जुलाई टू सितंबर. एंड गुड्स भी कब आया होगा? जुलाई टू सितंबर. इज दिस क्लियर? अब पिक्चर क्लियर हुआ? अभी तो कुछ नहीं है. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अप्लाई करना है. पहले इसको पकड़ते हैं. ये नॉर्मल परचेज है 67. जून टू सितंबर का नॉर्मल परचेज है. जुलाई टू सितंबर. देखो
आपको लेना है स्टॉक ऑन 30th सितंबर। आप ओनर हो कि नहीं इसके? ये माल और इनवॉइस दोनों जुलाई टू सितंबर के बीच में है। आर यू द ओनर ऑन योर एंड? यस। वर द गुड्स इन द फिजिकल इन्वेंटरी ऑन 30th जून? इसका नो। तो कैश होगा कि नहीं होगा? तो प्लस परचेज ड्यूरिंग जुलाई टू सितंबर, ये तो कॉस्ट प्राइस पर ही है 67। क्यों आए समझा? आता हूँ उसमें। 67 गया दिमाग में नॉर्मल परचेज, इनवॉइस भी आया है और माल भी अभी आया। 3000 वाला देखो, 3000 वाला आर यू द ओनर ऑन 30th सितंबर? ऑब्वियसली ये तो सब कहानी जून में ही खत्म हो गई। यू आर द ओनर ऑन 30th सितंबर। यस। वर द गुड्स इन द फिजिकल स्टॉक ऑन 30th? यस। इसका डिलीवरी जून से पहले ही आ गया है, तो नो इफेक्ट, ये नोट में जाएगा। दिस विल गो इन नोट। नोट में क्या लिखना है? वी आर द ओनर्स एंड द गुड्स आर इंक्लूडेड इन फिजिकल इन्वेंटरी। मिला? 3 वाला क्लियर, 67 वाला क्लियर? हेलो। अब बचा ये 4 वाला। 4000 का इनवॉइस कब एंटर किया है? अक्टूबर। तो क्या ये 4 इसका हिस्सा है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि टोटल इनवॉइस ही 70,000 थे जुलाई और सितंबर। नॉर्मली सब में इनवॉइस नहीं रहता, परचेज देता। परचेज देता होता तो मैं इसका हिस्सा ले लेता, फिर उसमें डिवाइड कर लेता। परचेज मतलब माल, इनवॉइस कुछ भी आ सकता है पहले, समझा? इधर क्लियर कट स्पेसिफाई करके दिया है इनवॉइसेस ऑफ 70,000, दैट्स द कीवर्ड, इनवॉइसेस। व्हाट इट? इसका इनवॉइस आया अक्टूबर में, माल आ गया है सितंबर में। टेल मी, आर वी द ओनर ऑन 30th सितंबर? व्हाई? माल आ गया, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। माल आ गया, ओनर बन गया। इनवॉइस भले बाद में, माल आ गया, आर वी द ओनर? यस। वर द गुड्स इन द फिजिकल इन्वेंटरी ऑन 30th जून? तो ये भी क्या हो जाएगा? ऐड। तो ये इसमें ही आप ऐड कर सकते हो, परचेज ड्यूरिंग जुलाई टू सितंबर में 67 प्लस 4, सेम थिंग इट। 67 plus 4, total 71 you can show. गाड़ी। नेक्स्ट, अभी ऐसे ही सेल्स दिया। सेल्स इनवॉइस टू कस्टमर बिटवीन जुलाई, देखो वापस सेल्स इनवॉइस्ड, क्या दिया है? सेल्स इनवॉइस बिल्स to customer between July to September are 90,000. तो sales between July to September are 90,000. ये क्या है? Invoices है, July to September के बीच के invoices है। Of this 5,000 relates to the goods dispatched on or before 30th of June. इसमें से कितना? 5,000 belongs to the goods dispatched on or before 30th of June. तो गुड्स कब निकला है इसका? जून में। और इनवॉइस कब निकला है? जुलाई टू सितंबर। एंड आगे दिया है गुड्स डिस्पैच टू कस्टमर बिफोर 30th सितंबर बट इनवॉइस इन अक्टूबर आर 4,000। इनवॉइस कब बना है वो गुड्स का? अक्टूबर। गुड्स डिस्पैच हुआ सितंबर, इनवॉइस बना अक्टूबर। Are those 4,000 part of that 90? हो ही नहीं सकता, क्योंकि जुलाई टू सितंबर का इनवॉइस दिया है 90,000। तो ये 4,000 का अलग सेल है। इसका क्या सीन हुआ है? इनवॉइस बना है अक्टूबर में और गुड्स डिस्पैच हुआ है सितंबर में। तो इसमें बचा कितना? 85 नॉर्मल से, जिसका इनवॉइस और गुड्स दोनों कब डिस्पैच हुआ है? जुलाई टू सितंबर। जुलाई टू सितंबर। अभी ब्रेक डाउन हो गया अपना, अभी चिल रहा है। अभी ये 85 नॉर्मल सेल है, इसका डिस्पैच, इनवॉइस भी और डिस्पैच भी दोनों कब हुआ है? जुलाई टू सितंबर। आर वी द ओनर ऑन योर एंड 30th सितंबर ऑफ दीस गुड्स? नो। क्या बिक चुका है? Were the goods included in stock on 30th June? So minus sale during the period. Sale during the period. But अपने को प्राइस चाहिए कौन सा बेटा? CP चाहिए। तो C plus P SP एक बना लो। C plus P SP प्रॉफिट मार्जिन कुछ तो दिया होगा। On cost.
तो व्हाट शुड यू टेक 100 कॉस्ट एसपी पे बता दो एसपी 100 कॉस्ट पे तो कॉस्ट 100 ये कितना है 85,000 तो इसका ढूंढो कितना आ रहा है 68 आया तो -68 सीपी पे होगा ये तो हो गया 85 का नॉर्मल सेल व्हाट अबाउट दिस 5,000 का इनवॉइस कब गया जुलाई टू सितंबर माल गया जून में आर वी द ओनर एज ऑन 30th सितंबर ऑब्वियसली नो बहुत पहले ही गवा चुके ओनरशिप were these goods in the physical inventory as on 30th June जून को गुड जा चुका है गोडाउन को इमेजिन करो जून में गुड्स निकल गया गोडाउन कीपर जुलाई में है काउंट किया अरे जून में तो निकल गया जुलाई में कैसे आएगा काउंट आ सकता है क्या आर यू द ओनर नो वर द गुड्स इन फिजिकल स्टॉक नो तो ये भी कहां चला जाएगा इसमें दोनों यस था इसमें दोनों नो था इसमें वी आर द ओनर गुड्स वर देयर इन स्टॉक सो नो इफेक्ट इसमें वी आरंट द ओनर गुड्स आरंट इन स्टॉक सो नो इफेक्ट इज इट क्लियर हेलो What about these 4,000? Are you the ये इसका क्या हुआ है इनवॉइस डिस्पैच हुआ अक्टूबर में गुड्स डिस्पैच हुआ है सितंबर में गुड्स निकल गया सितंबर इनवॉइस निकला अक्टूबर आर यू द ओनर ऑन 30th सितंबर व्हाई डिस्पैच हुआ तो ओनरशिप गया वी आरंट द ओनर डिस्पैच हुआ तो ओनरशिप गया सही बात वी आरंट द ओनर चलो अभी were the goods in the physical inventory on 30th June yes you can dispatch सितंबर में तो ये भी माइनस होएगा नॉर्मल सेल के जैसा बट ऐड व्हाट इसके साथ ऐड कर सकते हो आप सीपी इसका सीपी कितना आएगा ये 4,000 है तो इसका सीपी कितना आएगा 3,000 हेलो समझा 4,000 का समझ में आया क्या हुआ 1 सेकेंड दिस 4,000 लुक एट द बोर्ड इनवॉइस क्या अक्टूबर में गुड्स क्या सितंबर में आर यू द ओनर एज ऑन 30th सितंबर बोलो व्हाई सेल कैसा हो गया डिस्पैच हो गया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बराबर है डिस्पैच नो मोर ओनरशिप आर द गुड्स इन द फिजिकल इन्वेंटरी इन द जून का महीना फिजिकल इन्वेंटरी में था फिजिकल इन्वेंटरी में नहीं था बराबर है तो ये था 4,000 वाला फिजिकल इन्वेंटरी में था ना जून को फिर तो सितंबर में डिस्पैच हुआ ये सब्ट्रैक्ट किया बराबर है फिजिकली था लेकिन हमारा ओनरशिप गवा चुके थे कि सितंबर में सेल हो चुका है मिला क्लियर है सबको क्या नेक्स्ट वन ड्यूरिंग द फाइनल क्वार्टर मतलब क्या जून टू सितंबर जुलाई टू सितंबर दिस इज द फाइनल क्वार्टर ना सितंबर इज द ईयर ड्यूरिंग द फाइनल क्वार्टर क्रेडिट नोट्स invoice at invoice value of 1,000 had been issued to the customer in respect of goods returned credit note issued मतलब sales return तो sales return हुआ ये पीरियड में तो जुलाई टू सितंबर के बीच में sales return हुआ जुलाई टू सितंबर में sales return हुआ are you the owner as on September yes were the goods in stock on June no तो ये क्या हो जाएगा plus sales return but at invoice price दिया इसका आपको ढूंढना पड़ेगा कॉस्ट तो 1,000 रुपया अगर एसपी है 1 मिनट तो कितना होता है ये 800 बोलो आपने बोला कि जब भी सेल्स रिटर्न रहेगा तो अज्यूम बनेगा सेल्स भी वही पीरियड सेल और सेल्स रिटर्न के बारे में कुछ नहीं दिया तो वो पीरियड ऐसा जोड़ी नहीं खाली सेल्स रिटर्न आइसोलेशन
वो पीरियड में हुआ है। परचेज रिटर्न परचेज पहले हो गया, सेल पहले हो के गया, पहले नहीं तो प्लस माइनस ही हो जाएगा। परचेज सेल परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न के बारे में कुछ नहीं दिया है, तो इस पीरियड में हुआ है, बट आइसोलेशन इंडिविजुअल, मतलब परचेज रिटर्न देख रहा है तो खाली परचेज रिटर्न ले लीजिए, परचेज पहले हो गया। अज्यूम क्या करें? इस सेल्स रिटर्न परचेज और सेल का डेट्स अगर नहीं दिया है तो वो 23rd और 31st या जून और सितंबर के बीच में हुआ, उससे पहले नहीं उसके बाद नहीं, ये टाइम पीरियड के बीच में ही हुआ। इसमें तो दिया है लेकिन खाली दिया होता है सेल्स रिटर्न अमाउंटेड टू 5000, तो कब हुआ? सेल भी उसके बीच में होती है। सेल नहीं, खाली सेल्स। इधर है ना, क्या दिया है? ड्यूरिंग द फाइनल क्वार्टर सेल्स रिटर्न अमाउंटेड टू 1000। ड्यूरिंग द फाइनल क्वार्टर नहीं दिया होता तो भी मैं अज्यूम करता हूं ड्यूरिंग द फाइनल क्वार्टर ही है सेल्स रिटर्न, बट सेल्स इसका सेल ये क्वार्टर में हुआ ऐसा नहीं सोचना, इसका सेल पहले कभी हो आपने बोला रिटर्न होगा, सर उसके बीच में सेल नहीं, उसका सेल पहले कभी, मतलब सिर्फ इंडिविजुअली इंडिविजुअल आइसोलेशन इज इंडिविजुअल, आइसोलेशन इज इंडिविजुअल अलग अलग। ओके हो गया, लास्ट वन ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। This is ownership stock as on 30th September. स्टेटमेंट होगा क्या? स्टेटमेंट बना लेना ध्यान से। हेलो This completes अपना third variety, third type, that is reconciliation. Now fourth type हम start है। सुनो, तीन varieties किया हमने, क्या क्या किया? FIFO, periodic perpetual में फर्क किया ना? Periodic में continuous valuation updates possible है कि नहीं है? बोलो। Periodic system में once in a while quarterly counting, 6 month counting, yearly counting और multiply CP और SP and get the value, बराबर? Perpetual में update every transaction के बाद updated value of stock is available, right? Hello. Periodic and perpetual. वो FIFO, weighted average, simple average, चारों देखा हमने। उसके बाद देखा हमने adjusted selling price, जो रिटेल वाले करते हैं, क्या करते हैं? MRP लेते हैं, सीधा मार्जिन हटाते हैं, स्टॉक का कॉस्ट मिल गया, सॉर्टेड रिटेल मेथड। तीसरा हमने देखा reconciliation. When do we have reconciliation? If the owner, पहले तो परपेचुअल में reconciliation होता है कि पीरियोडिक में होता है? पीरियोडिक में होता है। परपेचुअल में तो अपडेटेड वैल्यू रेडी है, अपडेटेड वैल्यू रेडी पड़ा हुआ है, रिकंसिलिएशन करने की आवश्यकता नहीं, बिजनेस रोकने की जरूरत नहीं है स्टॉक काउंटिंग के लिए, हर रोज अपडेट होता है वैल्यू, बराबर है? तो परपेचुअल में लोचा ही नहीं है, इसका लोचा होता है पीरियोडिक में। पीरियोडिक में क्या होता है? अगर आपने ईयर एंडिंग के दिन पे काउंटिंग कर ली तो खत्म, टेंशन ही नहीं है, बट ईयर एंडिंग के दिन पे काउंटिंग नहीं कर पाए तो आप आगे पीछे भागते हो, ये सब एडजस्टमेंट करके, इसको बोलते हैं रिकंसिलिएशन। समझ आया? आप फॉरवर्ड रोल करते हो, अगर पहले काउंट कर लिया है तो आगे गिरते हो ईयर एंडिंग पे, या ईयर एंडिंग के बाद किया तो वापस गिरते हो ईयर एंडिंग पे, उल्टे आके, बराबर है? पहले ही कर लिया है तो आगे से जाके प्लस माइनस करके ईयर एंडिंग का स्टॉक, आगे किया है तो वापस आके ढूंढते हो ईयर एंडिंग का स्टॉक। दैट इज रिकंसिलिएशन, दैट इज रिकंसिलिएशन। फर्क समझा? फॉरवर्ड और बैकवर्ड वही है, पहले काउंट किया बाद में काउंट किया, वहां से गिरना किधर है आपको? ईयर एंड पे। अगर ईयर एंडिंग पे काउंट कर ली तो टेंशन वाली बात नहीं, बराबर है? तो वही स्टॉक मिल जाता। अब रिकंसिलिएशन में हमने क्या देखा? क्वेश्चन पूछते हो यस नो, आर यू द ओनर और ईयर एंडिंग, एंड आर द गुड्स इन फिजिकल इन्वेंटरी। अब ये फिजिकल इन्वेंटरी को बैरोमीटर लेके हम ईयर एंडिंग का ढूंढते हैं, है ना?
फिजिकल इन्वेंट्री को बेंचमार्क लेके हम ईयर एंडिंग का स्टॉक ढूंढते हैं। उसमें भी है, इसमें भी है, तो लोचा नहीं है। उसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो भी लोचा नहीं है। उसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो ऐड कर। उसमें नहीं है, इसमें है, तो बराबर है। अभी चौथा वाला वैरायटी आपको क्वेश्चन में कभी कभी देगा। अभी तक हम लोग कौन सा स्टॉक ढूंढते थे ईयर एंडिंग पे रिकंसाइल करके? ओनरशिप स्टॉक, इसलिए हम लोग क्वेश्चन पूछते थे। कभी कभी क्वेश्चन में क्या देगा, देखो ये जैसा क्वेश्चन है, सॉरी सम नंबर 70, लुक एट सम नंबर 70। देखने में पूरा प्योर सेम लगेगा आपको, एकदम पवित्र सम लगेगा, लेकिन लोचे वाला। देखो सम नंबर 70, X was closing his books on 31st March 16. दिख रहा है? X was closing his books on 31st March 16. Failed to take the actual stock, which he did only on 9th April. Right? Hello. When it was ascertained by him to be worth 2,50,000. मिला? ये लो। Ascertained by him to be worth 2,50,000. वो फिजिकल स्टॉक है कब का? 9th April का। It was found that the sales are entered in sales book on the same day of dispatch, and the return inwards in the returns book as and when the goods are received back. Purchases are entered in the purchase day book once the invoices are received. ये पॉलिसी दिया हुआ है। ये कंपनी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व फॉलो नहीं कर रहा है। ये क्या कर रहा है? सेल और सेल्स रिटर्न के वक्त क्या फॉलो कर रहा है? गुड्स। दिख रहा है? सेल डिस्पैच हुआ तो सेल आया तो सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड, और परचेज के वक्त क्या फॉलो कर रहा है? इनवॉइस फॉलो कर रहा है। कैन यू सी दैट? परचेज के वक्त इट इज फॉलोइंग इनवॉइस नॉट गुड्स। ओके, बाकी सब वही दिया है। इट वाज फाउंड दैट द सेल्स बिटवीन पीरियड सो एंड सो एज पर परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, इनवॉइस, गुड्स वगैरह वगैरह, ग्रॉस मार्जिन रेट दिया है। लास्ट पॉइंट पढ़ो, इधर पूरा गम्मत है। असर्टेन द वैल्यू ऑफ व्हाट? फिजिकल स्टॉक एज ऑन 31st March 16। अब तक आप क्या ढूंढते थे? अब क्या ढूंढ रहे हो? फर्क है। क्या फर्क है? अभी ओनरशिप गया भाड़, अपने को कोई फर्क पड़ता नहीं है। अपने को क्या चाहिए? फिजिकल स्टॉक चाहिए। फिजिकल ओनर हो चाहे ना हो, ये फाइनल अकाउंट में इंटर नहीं होता है। ये खाली आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चन डाला हुआ है कि आपको पता चले ओनरशिप स्टॉक और फिजिकल स्टॉक में फर्क है, होता है। इज इट क्लियर? अभी तक क्या ढूंढते थे आप? अभी क्या ढूंढना है? अभी क्वेश्चन कुछ पूछने का नहीं। व्हाट इज द अप्रोच फॉर फिजिकल स्टॉक? अंडरस्टैंड दिस। देखो अप्रोच कैसा रखने का। सपोज योर ईयर एंडिंग इज 31st March। हाँ, आपने स्टॉक टेकिंग किया ऑन 24th March। एग्जाम्पल, 24th March को फिजिकल स्टॉक मिलता है कि ओनरशिप काउंटिंग में? इधर था 50,000 का। आपको ढूंढना है फिजिकल स्टॉक ऑन ईयर एंड। आपको ढूंढना है फिजिकल स्टॉक ऑन ईयर एंड। देखो अप्रोच क्या होगा? आप यहां से यहां जा रहे हो, हाँ, यस नो गया टीपरी में, कुछ फर्क पड़ता नहीं है। ओनरशिप कोई क्वेश्चन पूछने का नहीं, सिर्फ क्या देखने का? माल। क्या देखने का? माल। माल मतलब क्या? फिजिकल गुड। माल मतलब क्या? फिजिकल गुड। नाउ माल मतलब क्या? फिजिकल गुड। कुकू वाला है। ओके, नाउ माल मतलब क्या? फिजिकल गुड। ओनरशिप से कोई फर्क पड़ता? मैंने 24th March और 31st March के बीच में 24th और 31st March के बीच में परचेज किया 10,000 का। परचेज किया तो मैं ऐड कर देगा, क्योंकि 50 + 10 इधर होने वाला है 60। सेल किया 20 का तो मैं माइनस कर देगा।
क्योंकि इधर माइनस किया तो इधर घटने वाला है। परचेज रिटर्न किया तो मैं माइनस करेगा, सेल्स रिटर्न किया तो मैं ऐड करेगा, लेकिन सभी सिचुएशन में मैं सिर्फ क्या देखेगा, माल, गुड्स। आई विल जस्ट चेक गुड्स, आई विल जस्ट चेक इनवॉइस का मेरे को लेना देना। और ये दो विंडो के बीच में ही मेरे को देखना है। ये दो विंडो के बीच में अगर माल आया तो ऐड और गया तो सब्ट्रैक्ट। दो विंडो के बीच में गुड्स आया तो ऐड, गया तो सब्ट्रैक्ट। इज इट क्लियर? सुना? अब यही चीज अगर आप उल्टा कर रहे हो, मतलब आपको गुड्स का वैल्यू पता है, लेट अस से इन अप्रैल, लेट्स से इन दिस एग्जांपल इट वाज 9th अप्रैल, और आपका ईयर एंडिंग है 31st मार्च। आपको 9th अप्रैल का स्टॉक पता है, लेट अस से 60,000। आपको आना है इस स्टॉक पे वापस। आई टोल्ड यू व्हाट यू नीड टू पे अटेंशन टू, ओनली गुड्स, ओनली गुड्स। नाउ अंडरस्टैंड दिस। यहां पे स्टॉक दिया, यहां का ढूंढना है 31st मार्च का, उल्टे जाना है। क्या करना बेटा? उल्टे जाना है। तो अप्रोच उल्टा कर दो। अब यहां पे क्या किया था, माल आया था तो ऐड, गया तो सब्ट्रैक्ट। इधर आया तो सब्ट्रैक्ट और गया तो ऐड। लॉजिकल है, क्योंकि इधर इस टाइम के बीच में अगर परचेज किया तो इधर है, लेकिन इधर नहीं है तो मैं माइनस करेगा। सेल किया मतलब इधर था और इधर नहीं था, इधर नहीं था तो मैं इधर, इसके बीच में अगर 10,000 का सेल हुआ है तो कुछ तो था जिसमें से माइनस किया तो ये 60 मिला, इसमें ऐड बैक करो। समझा? तो सिर्फ गुड्स देखना है। क्या देखना है? और गुड्स का अप्रोच क्या है? दो विंडो के बीच में सीधे जा रहे हो, सीधे सीधे जा रहे हो, 24 से 31 फॉरवर्ड रोल कर रहे हो। माल आया तो ऐड, गया तो सब्ट्रैक्ट। गुड्स आया तो ऐड, गया तो, और दो विंडो अगर आगे पीछे की तरफ आना है, बैकवर्ड रोल है आपका, यहां से यहां आना है तो गुड्स आया तो सब्ट्रैक्ट और गया तो ऐड। वो चाहे परचेज रिटर्न वो आपको सोच लेने का उसके साथ, लेकिन इनवॉइस ओनरशिप को देखने की जरूरत। और एक चीज, अगर ये दो विंडो है 23rd और 31st, यहां पे विंडो है, बराबर है। इस विंडो से पहले अगर माल आया या गया, फर्क पड़ता है? इस विंडो से पहले अगर आया है, इसमें भी है, इसमें भी है, और इस विंडो से पहले निकल गया है तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। समझ में आया? तो ये दो विंडो के बीच का ही माल दिखने का। दो विंडो से पहले अगर गुड्स आया है या गया है, इग्नोर इट, नोट। ये दो विंडो के बाद अगर गुड्स गया है या आया है तो भी इग्नोर। फर्क समझा? ये विंडो देखो, अगर फॉरवर्ड बोले तो ये विंडो देखो, 31st और 9th के बीच में देखो। 31st और 9th के बीच में पता है क्या करना है? 31st और 9th के बीच में माल आया तो माइनस, गया तो ऐड। बट 31st से पहले अगर कुछ हुआ है, आया गया, फर्क पड़ता है। 9th के बाद अगर कुछ हो रहा है, अपने को तो ये दो डेट का ही कंपैरिजन देख के माल ढूंढना है। इज इट क्लियर? तो व्हाट कैन वी कंक्लूड इन समरी अबाउट फिजिकल स्टॉक? फिजिकल स्टॉक में खाली स्टॉक, गुड्स देखने का। क्या देखने का? गुड्स। अगर आप 23rd से 31st जा रहे हो तो गुड्स आया तो 23rd से 31st जा रहे हो, सीधे जा रहे हो, आया तो ऐड हो, गया तो सब। उल्टे जा रहे हो, आया तो सब ट्रैक, गया तो बस दो विंडो के बीच में। दो विंडो के बाहर कुछ भी हो रहा है, आया गया कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक नोट बना के मैं सॉल्व कर लेता हूं फटाफट। देखो यही सम है, ध्यान से देखो क्या दिया है। सम नंबर 17 सम। क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से। फिजिकल स्टॉक है कि ओनरशिप स्टॉक है? फिजिकल स्टॉक पूछा तो अप्रोच पूरा चेंज हो जाएगा आपका। देखो 17th वन, X was closing the books on 31st March, took the stock on 9th April. So physical stock on
9th April is how much? 2,50,000 मिला? हेलो, यस, प्लीज फोकस. It was found that वो इनवॉइस दिया हुआ है. Sales are entered in sales day book on dispatch basis. पॉलिसी क्या है बिजनेस का देख लो. What is the policy of business? सेल और सेल्स रिटर्न डिस्पैच बेसिस है और परचेज कौन से बेसिस पे है? इनवॉइस. ओके, पढ़ो. It was found that sales between 31st March and 9th April as per sales day book were 17,200. ये सेल एक्चुअल डिस्पैच है कि इनवॉइस है? डिस्पैच है क्योंकि बंदा डिस्पैच के बेसिस पे रिकॉर्ड कर रहा है. मिला? दो विंडो के बीच में सेल हुआ है 17,200. ऐड होगा सब्ट्रैक्ट होगा? सीधे जाते तो माइनस करते हैं, उल्टे जा रहे तो ऐड करते हो. ऐड सेल ड्यूरिंग द पीरियड एट व्हाट? सीपी ढूंढो. सी प्लस पी एस पी कर लो. क्या है मार्जिन? क्या है? 133 1/3 ऑन कॉस्ट है. तो 100 प्लस 33 1/3 इज इक्वल टू 133 1/3. इसके जगह व्हाट आई कैन डू? 1 प्लस 1/3 इज 4/3. 4/3 17,200. So what is 1? 17,200 into 1 upon 1/3 into 3 by 17,200 into 1 upon 4/3 into 3/4. 12,900. Yes. Yes. 12,900 प्लस कर देना है इसमें. इसमें खाली माल, स्टॉक, गुड्स आया या गुड्स गया. पहला वाला क्लियर है? दो विंडो के बीच में गुड्स गया है और हमें उल्टा कैलकुलेशन करना है तो हम ऐड करेंगे, है ना? परचेजेस बिटवीन 31st March 16 एंड 9th April एज पर परचेज डे बुक है 1200. देखो परचेज आपको कितना दिया है? 1200. लेकिन लोचा है बंदा. क्या पॉलिसी कर रहा है? फॉलो इनवॉइस. मतलब उसने इनवॉइस 1200 का डाला है. इनवॉइस. Out of these, goods amounting to 500 not yet received until after the stock was taken. So let us divide 700 और 500. Okay? 500 बाद में देखते हैं. 700 का क्या सीन है? कोई बता सकता है? इसका इनवॉइस तो मेरे को मालूम है पक्का 31st मार्च और 9th अप्रैल के बीच में है. इसका माल कभी आया है? कुछ नहीं पता. तभी आया है 31st मार्च और 9th अप्रैल के बीच में, क्योंकि कुछ दिया नहीं है. मतलब माल और इनवॉइस साथ में आए, राइट? तो ये तो शुद्ध परचेज है, नॉर्मल परचेज है. ये 700 में क्या करूं? माइनस. सीधे जाता तो ऐड, उल्टे जाता हूं तो माइनस. क्योंकि इसका माल आई एम डेफिनेटली श्योर कि ये दो डेट के बीच में ही आया होगा. सही बात? हेलो. बट ये जो 500 है इसका लोचा है. इसका इनवॉइस है ना 31st मार्च और 9th अप्रैल के बीच में आया है, क्योंकि वो परचेज बुक में इनवॉइस बेसिस पे एंटर करता है. लेकिन इसका गुड्स कभी आया? आफ्टर द स्टॉक वाज टेकन. मतलब लेट अस अज्यूम 10th अप्रैल. अज्यूम 10th अप्रैल. मैंने आपको क्या बोला? विंडो के बाहर कुछ हो रहा है माल का तो ये इसमें आएगा कि नहीं? क्योंकि विंडो के बाहर चला गया. 9th अप्रैल के बाहर कुछ आया गया अपने को फर्क? 9th अप्रैल 31st मार्च से पहले कुछ आया गया अपने को फर्क? नहीं. फिजिकल स्टॉक दे गया दिमाग में. या यस नो क्वेश्चन पूछोगे तो गलत हो जाएगा यहाँ. व्हाट इट? वो नहीं अप्रोच कर सकते. नोट दिखा पड़ेगा. लेकिन परचेज का लॉजिक क्या? Goods invoiced during the month of March 16, but goods received only on 4th April amounted to 1,000. देखो, goods invoiced पहले तो परचेज है कि सेल है? परचेज है. मार्च में इनवॉइस हुआ था लेकिन रिसीव कब हुआ है? मार्च में इनवॉइस हुआ था लेकिन रिसीव हुआ है 4th अप्रैल को. अपने को इनवॉइस में कोई फर्क पड़ता है? माल देखो कब आया? गुड्स 4th अप्रैल को आया. इज इट बिटवीन द विंडो? आया है तो क्या करूं? माइनस. तो माइनस परचेजेस कितना है आपका? कॉस्ट पे ही है. अच्छा, ये तो आप ऐड भी कर सकते हो. 1700 पूरा. ये भी परचेज है, ये भी परचेज. बस दैट्स इट.
Nah, 260 or 200. that's it. This is the ownership or physical stock. हाँ जी, physical stock as on 31st March. समझा? पूरा स्टेटमेंट सेम रहेगा, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पूरा सेम रहेगा. एंड में ओनरशिप लिखने के बदले क्या लिखने का? Physical. वो ध्यान रख देना. अप्रोच क्लियर? गया भेजने लोन बोलो बोलो. Try 7. नोट लिखो इसका. Write the note for this. क्या था 500. 500 का लिखो. Goods worth 500. Goods worth 500. Goods worth 500. Received. Goods worth 500. Received after the stock taking. Goods worth 500 received after the stock taking date. After the stock taking date. Hence, goods of 500 received after the stock taking date. Hence, no effect on the year ending stock. Hence, no effect on the year ending stock. और यही अगर बिफोर ईयर एंडिंग आएगा तो खाली एक वर्ड चेंज करना है. गुड्स वेर रिसीव्ड बिफोर द ईयर एंडिंग. हेंस नो इफेक्ट ऑन द ईयर एंडिंग. बस उतना है. आफ्टर द स्टॉक टेकिंग डेट एंड बिफोर द ईयर एंडिंग. हेंस नो इफेक्ट. बराबर है? लास्ट 7. बोलो और आगे करो. 7th सम करो. लास्ट सम उड़ाओ फटाफट. आखिरी पास आखिरी 7th सम फटाफट. नोट वही आएगा. Since the goods were received after the stock taking date, no effect on your ending stock. आया क्या समझ? माल देखो खाली फिजिकल स्टॉक गुड्स. गुड्स अगर ये टाइम पीरियड के बीच में आया ठीक है, नहीं आया खत्म. देखो खाली नाम बोलो ना. एब्सेंटिज्म का कौन कौन. देवम श्रुति तत्व तस्वी
हर्षवर्धन, ईशान, आर्यन, 3, 4, 5, 6, 7 और 2 जन। दक्ष क्यों नहीं है? कितना कॉलेज में हो? और एक और देवम, श्रुति, तत्व, तस्वी, हर्षवर्धन, ईशान, आर्यन, दक्ष। एक और कौन? काव्या। उसका कौन सा है कॉलेज? यार तुम लोग सेमेस्टर के पीछे का बात है। फिजिकल स्टॉक समझाओ। हेलो, चलो, that's it, all for the day. होमवर्क के लिए कुछ नहीं है, रिवाइज दिस नफ, डोंट वरी है सेम, खाली स्टेटमेंट्स लिख देना, स्टेटमेंट्स आर फॉर होमवर्क, स्टेटमेंट लिख लो।